मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कौन हेलो, आज हम बताएंगे कि जनरल इंजीनियरिंग साइंस पेपर जो है पेपर 4 उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कौन कौन से टॉपिक हैं, उसका सिलेबस क्या है और वो टॉपिक्स कितने लेवल के पूछे जाएंगे जनरल इंजीनियरिंग में और उसका सिलेबस कहाँ से कवर किया जा सकता है। तो ये एक अनप्रिपेयर्ड वीडियो है, जो भी मेरे मन में आएगा वो मैं बताता जाऊँगा, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में मुझे है कुछ नॉलेज। तो देखते हैं इसका सिलेबस। इसके सिलेबस के दो पार्ट हैं, एक तो समराइजेशन है और दूसरा है आपका विस्तृत। तो इसमें समराइजेशन में इसने चतुर्थ पेपर में 100 नंबर का होगा और ऑब्जेक्टिव होगा। तो इसमें इसने बताया कि ठोस पदार्थों की यांत्रिक मैकेनिक्स, जो मैकेनिक्स होती है वो क्लासिकल मैकेनिक्स की बात हो रही है यहाँ पर, फ्रिक्शन, घर्षण और ये जो आप फ्री बॉडी डायग्राम ये सब के बारे में देखते हैं। तो इसको मैकेनिक्स एक्चुअली 11वीं क्लास की, अगर आप 11वीं क्लास का बहुत बेसिक आपको फ्री बॉडी डायग्राम, फोर्स, कार्य, ऊर्जा, बल इतना समझ में आता है। मैकेनिक्स में फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आता है, कौन सी फोर्स किस पे कितनी लग रही है, तो आपको ये कहीं से कवर करना पड़ेगा। 11th क्लास का मैकेनिक्स कि फ्रिक्शन क्या होता है, किस डायरेक्शन में लगता है, ये सब आपको बेसिक्स कवर करने पड़ेंगे। फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का यहाँ पे पार्ट होता है यांत्रिक कर्मशाला मापन यंत्र। जो मैकेनिकल वर्कशॉप होती है उसमें क्या क्या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं लाइक स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर। तो ये सब आपको एक्चुअली अभी विस्तृत जो होगा उसमें बताता हूँ कि कहाँ से आप कवर कर सकते हैं। एक्चुअली ये मीट्रोलॉजी का पार्ट है, मीट्रोलॉजी मापन विज्ञान। तो उसमें जो बेसिक एक्चुअली सिविल इंजीनियरिंग, जो जनरल सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपको कवर करना ही है, तो आपको विभिन्न प्रकार के मापन सामग्री पता करनी पड़ेगी, जिससे कि क्वेश्चन आता है, जिससे कि क्वेश्चन जनरल इंजीनियरिंग में आता है कि आपके पास ऐसा सरफेस है, उसको ऑप्टिकल किससे आप नाप सकते हैं। आपको सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सारे ऐसे यंत्र होते हैं जिससे कि आपको कोणीय कोण नापना रहता है, आपको समतल है ज़मीन या नहीं है, समतलता नापना होता है। तो ये सब आपको इसके नोट्स बनाने पड़ेंगे और कहीं ना कहीं से कवर करने पड़ेंगे, जो कि विस्तृत में देखते हैं कि कहाँ है। तो आप सामान्य इंजीनियरिंग के विस्तृत पाठ्यक्रम में आ जाइए, वहाँ पर इंजीनियरिंग यंत्र विज्ञान मैकेनिक्स के बारे में बता रखा है। सामान्य संतुलन, समीकरण प्रयोग, गति समीकरण, कार्य, शक्ति, ऊर्जा। तो ये आपने पहली बार कहाँ पढ़ा था? पहली बार 9वीं क्लास में, क्योंकि शायद मैंने 9वीं क्लास में ही ध्यान से पढ़ना शुरू किया था। तो 9वीं क्लास में आप पढ़ते हैं कि गति क्या होती है, ऊर्जा क्या होती है, बेसिक 3, वेलोसिटी v इक्वल यू प्लस ए टी, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ऐसे करके जो एक और फॉर्मूला होता है। तो इन सब से ये जो सब आते हैं ये मैकेनिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स, सॉरी नॉट सॉलिड मैकेनिक्स बट ये क्लासिकल मैकेनिक्स का पार्ट होता है, जो कि आपको 9वीं और 11वीं में देखने को मिलता है। उसी लेवल का यहाँ पर आपसे पूछा, मतलब आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो आपको इतनी बेसिक मैकेनिक्स आनी चाहिए कि आप फ्रिक्शन, फोर्स कहाँ जा रहा है ये आपको समझ में आए। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि आप बेसिक मैकेनिक्स के यूट्यूब पर कहीं से लेक्चर करिए, जिसमें कि ये जो बेसिक चीज़ें हैं, ऊर्जा, शक्ति मतलब पावर, ऊर्जा मतलब एनर्जी, समीकरण, संतुलन, ये जो बैलेंस का जो प्रिंसिपल है वो, गति समीकरण, कार्य, ये आपको वर्क एनर्जी थ्योरम, और ये वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क को एनर्जी में या फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस इक्वल्स टू वर्क, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होंगे वो इसमें बताया जा रहा है कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको जनरल इंजीनियरिंग में पूछे जा सकते हैं। तो ये कहाँ से कर सकते हैं? ये 11th क्लास की बुक से कर सकते हैं, 11th क्लास के मटेरियल से कर सकते हैं। उससे ज़्यादा आपका कोई इसमें लेवल नहीं आएगा। मैंने खुद गेट की तैयारी के लिए HC वर्मा या 11th क्लास की बुक NCERT पढ़ी थी मैकेनिक्स के लिए, क्योंकि मेरी मैकेनिक्स बहुत ख़राब थी। तो फिर मैंने उसको, जो कहीं से कवर नहीं हुई थी, तो फिर मैंने खुद से अपने आप बुक से पढ़ना शुरू किया था। तो सर्वेक्षण एवं माप में जो ये दूसरा पॉइंट है, इसमें थोड़ा सा ही पार्ट है मैकेनिकल का, यांत्रिक कर्मशाला माप उपकरण।
तो आप मेट्रोलॉजी, इसको यहाँ पर कर्सर को देखिए, ये जो है मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन लीनियर एंड एंगुलर मोमेंट, ये एक्चुअली गेट सिलेबस से ये मैंने कॉपी किया है। तो इसका मतलब ये गेट सिलेबस में भी है। गेट सिलेबस में भी अगर है तो ये आपको यूट्यूब और हर जगह अवेलेबल होगा इसका मटेरियल कि मेट्रोलॉजी में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ाए जाते हैं जनरली मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। और आप ये याद रखिए, देखिए रेखी और कोणीय माप, ये कोणीय माप के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा, ये सिविल का भी पार्ट है, मैकेनिकल का भी पार्ट है, तो ये आपको बहुत ध्यान से ये सब पढ़ना पड़ेगा। सीधी, समतल एवं गोलाई माप, तो बेसिकली ये क्या कह रहे हैं कि जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट है मैकेनिकल सिविल के वो आपको पता होना चाहिए। ये आप इसके नोट्स बनाइए, आप गेट सिलेबस से ये देखिए, एक गेट सिलेबस जहाँ भी गेट का मटेरियल होगा, सिलेबस को एक्सपेंड किया होगा, तो वहाँ पे कुछ कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात की हुई होगी। तो आप ये सब बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स को सर्च करिए और उनके नोट्स बना लीजिए। फिर मैकेनिकल का यहाँ पर आता है ऊर्जा रूपांतरण, बोले तो एनर्जी कन्वर्जन। तो ऊष्मागतिकी प्रक्रिया और ऊष्मागतिकी बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स के जो रिएक्शन या जो प्रोसेसेस हैं, ऊष्मागति के प्रथम एवं द्वितीय आवेग। तो एक्चुअली यहाँ पे जो हिंदी लिखी हुई है ना, उसका सेंस तो मतलब पता नहीं कैसे बनेगा, क्योंकि बहुत ही इजी गोइंग वे में इसको लिख दिया गया। लिखा है यहाँ पे बेल्ट एंड पील, एक्चुअली पेल्टन व्हील होता है, तो यहाँ पे बेल्ट एंड पील लिखा हुआ है। तो आपको बेसिक थर्मोडायनेमिक्स बताया जा रहा है, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात हो रही है। आप 0th लॉ भी पढ़ लीजिएगा, ये सब के बारे में बात हो रही है। उसके बेसिक क्वेश्चन, हीट पंप किसे कहते हैं, हीट पंप क्या होता है, और रेफ्रिजरेटर क्या होता है। आपको इफ़िशियंसी और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालना आना चाहिए। इफ़िशियंसी कैसे निकालते हैं किसी इंजन की, सिंपल एक फार्मूला 1 माइनस जो भी एक फार्मूला रहेगा उसको आप देख लीजिए, उस पर 1-2 क्वेश्चन कर लीजिएगा। और COP क्या बोलते हैं, COP का मतलब क्या होता है, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का क्या मतलब होता है, इतना आपको पता होना चाहिए। कि आप AC खरीदने जाते हैं तो उधर लिखा होता है 1.5 टन 2 टन, तो उसका मीनिंग क्या होता है, ये हमारे पेपर में आया था। तो वाटर टरबाइन, आपको टरबाइन का बेसिक प्रिंसिपल पता होना चाहिए, कौन सा टरबाइन क्या होता है, कपलान, फ्रांसिस, पेल्टन व्हील, ये पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे आपको पंप के बारे में थोड़ा जानने के लिए बोल रहे हैं, सिविल मैकेनिकल वाले जानते हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए रेसिप्रोकेटिंग पंप एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में आपको जानने के लिए बोल रहे हैं। तो यही था मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस। तो पर्सनली ये बताएं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर आप सिविल या इलेक्ट्रिकल के हैं तो आप जो इंस्ट्रूमेंटेशन था इसका तो गेट का मटेरियल पढ़ लीजिए, जहाँ से भी इस टॉपिक के लिए गेट मटेरियल हो वो पढ़ लीजिए। 11th क्लास का इसी चैनल पे एक मैंने जो थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, हीट ट्रांसफ़र पढ़ा है एक चैप्टर, और फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा है। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग उसमें बढ़ानी है तो आप उन्हें देख सकते हैं। और एक्चुअली यूट्यूब पर टॉपिक बाय टॉपिक, मतलब एक छोटा एक मैकेनिकल गुरु करके चैनल हुआ करता था, जो कि अभी अनअकैडमी ने उसके वीडियोस को अपने चैनल से वो करता है। तो आप क्या करिए, जैसे आप एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं तो आपको क्या करना है कि ना, मुझे पेल्टन व्हील क्या होता है वो समझना है। तो वो मैकेनिकल गुरु जो हैं उन्होंने बता रखा होगा कि पेल्टन व्हील क्या होता है, टरबाइन कैसे काम करता है। तो आप उस वीडियो को देखिए, उससे आपको एक पर्सपेक्टिव लग जाएगा। और एक्चुअली उतना ही नीडेड है। जनरल इंजीनियरिंग साइंस में इलेक्ट्रिकल का जो स्टूडेंट है उससे इतना ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि बस वो उतना जाने। अब उसको पेल्टन व्हील की एफिशिएंसी और ये सब याद, मतलब अच्छे से, हाँ ये हो सकता है। नेक्स्ट स्टेज ये है कि आप पेल्टन व्हील की एफिशिएंसी का फॉर्मूला याद कर लें, लेकिन अगर आप उसमें बकेट चेंज, वो उतना नहीं पूछा जाएगा, वो क्योंकि जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही कम होता है और कुछ ही समय में सॉल्व करना होता है, कम समय होता है, तो वो उतना गहराई में नहीं पूछते। तो आपको एक्चुअली जनरल अवेयरनेस की बात हो रही है यहाँ पे। आपको सभी
इंजीनियरिंग फील्ड्स के बारे में जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए। तो आपके क्वेश्चंस तो ये हैं, क्वेश्चन क्या क्या हैं, देखिए मैं अपने जो मेरा चैनल है उस पर मैं कुछ लोगों के दोस्तों के वो आए हुए हैं कि सर ई पर्सन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग, प्लीज़ मेक सम वीडियोज़। तो एक्चुअली मेरी जॉब स्टार्ट हो गई है, तो मुझे बहुत कम समय मिलता है, और एक्चुअली मेरी एमटेक की पढ़ाई शुरू हो गई है, मतलब पढ़ाई ख़त्म होने वाली है, थीसिस कार्य चल रहा है, बहुत ज़्यादा वर्क है वहाँ पर। तो वो लगभग 5 या 6 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा मेरा एमटेक। तो उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगा, जॉब के बाद मेरे पास कुछ काम नहीं होगा, तो शायद मैं बना पाऊँ, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुकी होगी। आप अगर अभी से ही बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैसे पढ़ सकते हैं, जो आप टॉपिक ढूंढ लीजिए पहले। आज मान लीजिए आप 3-4 टॉपिक कहते हो कि आज मैं पेल्टन व्हील, फ्रांसिस टरबाइन और एक कपलान टरबाइन के बारे में पढ़ूंगा, तो आप 3 वीडियो देखिए। आज मैकेनिकल का कार्य हो गया, तो आप ऐसे कर करके उसका वीडियो देखते वक्त एक उसका वो भी बना लीजिए, स्केच भी बना लीजिए अपने, जहाँ भी आप नोट्स बना रहे हैं। उससे क्या होगा कि आपको उस वीडियो पे बार बार नहीं जाना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा करिए। मुझे अभी समय नहीं है, मैं कुछ समय बाद वो बनाऊंगा। तो सर एक दिन में अगर ऑनलाइन क्लास करते हैं या सेल्फ, तो एक दिन में कितने सब्जेक्ट लेके चलना चाहिए, टेक्निकल 2 या 1? एक्चुअली आपको लेट से आपने 5 घंटे का अपना प्लान बनाया पढ़ने का, तो आपको एक बैलेंस बनाना है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि मैं कैसे पढ़ता था। मैं तो ओनली प्रीवियस ईयर ही लगाता था, मैं तो कैसे भी नहीं पढ़ता था, मैं तो ओनली इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर पकड़ के ही बस उन्हें ही करता रहता था ओनली, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं। लेकिन मैं इतनी अच्छे शिद्दत से लगाता था कि उस क्वेश्चन के बारे में मुझे पता होता था कि अब वो अगली बार एग्जामिनर अगर टफ क्वेश्चन बनाएगा तो क्या बनाएगा, और वो क्वेश्चन कितनी बार पुराने सालों में आ चुका है। क्वेश्चन देख के मैं ईयर बता सकता था, मतलब इतना अच्छा प्रैक्टिस हो गया था। फिर एक बंदा कह रहा है कि वर्ड्स कैन इंस्पायर बट यू हैव टू डू। तो एक्चुअली आपको, हाँ, एक दो कंप्लेन ये है कि मैं पढ़ नहीं पा रहा कंटिन्यूसली 4-4 घंटे डेली, या 5 घंटे डेली, या 3 घंटे डेली। मेरे को सर दर्द हो जाता है, मैं डिप्रेस हो जाता हूँ, मैं एंग्शियस हो जाता हूँ। तो एक्चुअली आपको सक्सेसफुल होने के लिए एफर्ट डालना ही पड़ेगा। आपको सक्सेस, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड फ्री लंच, फ्री का खाना कहीं नहीं मिलता है। तो आपको उसके लिए पेन लेना ही पड़ेगा, और आपको ऐसा कोई प्लान डेवलप करना पड़ेगा जिससे कि आप कंसिस्टेंटली उस काम को कर पाएँ। करे बिना कुछ नहीं होगा। आप मेडिटेशन सीखिए, मेडिटेशन करिए। और मेडिटेशन में लोग कहते हैं कि मुझे नींद आ जाती है, ये आ जाती है, लेकिन एक्चुअली मेडिटेशन का मीनिंग ये है कि आपको शांत बैठना होता है, आपका माइंड ही को ऑब्जर्व करना रहता है कि मेरा माइंड क्या सोच रहा है। और शुरू में 5 मिनट इज़ मोर देन सफिशिएंट। ठंडा, मतलब दिमाग को ठंडा रखने के लिए मेडिटेशन होती है। आप 2-3 बार भी कर सकते हैं दिन में। जब आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आ जाएं, या कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, एक खाली रूम में जाके बैठिए 5 मिनट और देखिए कि चल क्या रहा है, ब्रेन कर क्या रहा है। सो आर यू द थॉट्स, मतलब जो विचार आते हैं वही आप हैं। विचार तो पता नहीं कैसे कैसे आते हैं, तो वो आप नहीं हैं, वो विचार हैं, सिर्फ थॉट्स हैं। तो इसी चीज़ को ऑब्जर्व करना है और मेडिटेशन करना है, जिससे कि आप कंसिस्टेंटली अपने काम को करते रहें, या कोई रिक्रिएशनल काम करते रहें। ओके, थैंक यू।